हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रद्युमन सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SDIC अपटा। आज हम चर्चा करेंगे फिजिक्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि फिजिक्स क्या है और हमें इस फिजिक्स के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। क्लास 9 से लेके 12 तक हम बताएंगे फिजिक्स में क्या पढ़ना है, फिजिक्स की परिभाषा क्या है, फिजिक्स का जनक कौन है, कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। हेलो एवरीवन, आज हम कक्षा 11 का फिजिक्स शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे कि फिजिक्स यानी भौतिकी यानी भौतिक विज्ञान क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें कक्षा 9, 10, 11, 12 की। तो जो कक्षा 9 और 10 की जो फिजिक्स की सिलेबस है वो 11 और 12 में जाके क्या हो जाता है, थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। मतलब हमें 9 का जो सिलेबस है 11 में उसका ब्रॉड फॉर्म पढ़ना है, ब्रॉड वर्जन पढ़ना है, और जो 10 का सिलेबस है वो हमें 12 में जाके उसी का ब्रॉड फॉर्म पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि विज्ञान क्या है, साइंस क्या है। साइंस क्या है? तो विज्ञान का मतलब है कि विस्तृत ज्ञान, यानी जो विस्तृत ज्ञान है वो क्या है, विज्ञान है। बात करें परिभाषा की तो प्रयोग और प्रेक्षण एवं निष्कर्ष पे आधारित जो ज्ञान होता है वो क्या होता है, विज्ञान होता है। तो परिभाषा लिखने की बात करी जाए तो क्या लिखेंगे हम? प्रयोग, प्रेक्षण एवं निष्कर्ष पर आधारित सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने जाना कि विज्ञान क्या है। तो किसी वस्तु व्यक्ति के बारे में अगर हम क्या करें, विस्तृत ज्ञान यानी विस्तृत ज्ञान अगर अर्जित करते हैं जिस आर्टिकल के अंतर्गत, तो वो कहलाता है विज्ञान। अब विज्ञान को हम क्या करेंगे, 3 वे में पढ़ते हैं। पहला है केमिस्ट्री, दूसरा है बायोलॉजी और तीसरा हमारा है फिजिक्स। अब केमिस्ट्री में हम द्रव्यों के संरचना, उनके गुणधर्म के बारे में, उनके बीच जो रिएक्शन हो रहा है वो पढ़ेंगे, तो केमिस्ट्री के सर आपको बताएंगे। और बायोलॉजी की बात करें तो जीव जंतु और वनस्पति, जीव जंतु और वनस्पतियों के बारे में जो पढ़ेंगे वो बायोलॉजी के अंतर्गत आएगा। तीसरा जो हमारा सिलेबस है, हमारा जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, तो फिजिक्स के बारे में हम जानते हैं अच्छे से। तो फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स जो शब्द है वो ग्रीक के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नेचर। नेचर यानी प्रकृति। यानी हम अगर प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं तो किसके अंतर्गत आता है, फिजिक्स के अंतर्गत। तो प्रकृति क्या है? तो बड़ा सिंपल सा है, प्रकृति क्या है तो हवा का बहना, बारिश का होना, बादल का बनना, हवाओं का चलना, ये सब क्या है, नेचर है। यही सब तो नेचर है। पंखे का चलना, बल्ब का जलना, ये सब क्या है, नेचर है। यही क्या है, फिजिक्स है। प्रकृति में 2 प्रकार की चीजें अवेलेबल हैं। पहला है विजुअल और दूसरा है इनविजुअल। विजुअल में क्या होता है, तो जिनको हम देख सके, जिनको हम क्या करें, देख सके या जिनको हम छू सके, वो होता है विजुअल। और जिनको हम ना देख सके, जिनको हम केवल महसूस करें, वो क्या है, इनविजुअल। तो विजुअल में क्या आ सकता है, सब्सटेंस यानी द्रव्य आ सकता है, मैटर यानी पदार्थ आ सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, भार होता है, इसका कुछ द्रव्यमान होता है। दूसरी ओर चले इनविजिबल में, तो इनविजिबल में वो चीजें आएंगी जो हम केवल महसूस कर सकते हैं। तो कौन सी चीजें हम महसूस करते हैं, वो है एनर्जी। वो क्या है, एनर्जी। एनर्जी को हम क्या करते हैं, केवल महसूस करते हैं। एनर्जी को क्या करते हैं, महसूस करते हैं, ऊर्जा को हम महसूस करते हैं। तो इनविजिबल में हो जाएगा आपका एनर्जी। तो फिजिक्स का मेन पॉइंट क्या है, फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स इंटरसेक्शन है किसका, इनविजिबल का और विजुअल का। इनविजिबल में क्या है, एनर्जी है, और विजुअल में क्या है, सब्सटेंस है, मैटर है, यानी द्रव्य है और पदार्थ है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है वो मिलके बनाता है हमारा फिजिक्स। कौन सा, विजुअल और इनविजुअल। दोनों सब्सटेंस जो है मिलके क्या बनाते हैं, फिजिक्स का निर्माण करते हैं। मतलब कहने का क्या मतलब हुआ कि द्रव्य या पदार्थ प्लस एनर्जी जो मिलके क्या करते हैं, फिजिक्स का निर्माण करते हैं। तो परिभाषा क्या हुआ, परिभाषा हुआ विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, इन दोनों चीजों, कौन सी चीजों, तो विजुअल और इनविजिबल दोनों चीजों का हम क्या करते हैं, दोनों चीजों के इंटरसेक्शन के बारे में, इंटरेक्शन के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो कहलाता है आपका फिजिक्स। तो परिभाषा क्या बन जाएगा फिजिक्स का, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ तथा द्रव्य, पदार्थ या द्रव्य और ऊर्जा के जो बीच में अनोन्य अभिक्रिया है उसका अध्ययन करते हैं, वो कहलाता है फिजिक्स। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा तथा उनके बीच होने वाली, द्रव्य, ऊर्जा तथा उनके बीच होने वाली अनोन्य अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, वो कहलाता है आपका फिजिक्स। तो फिर से परिभाषा क्या हुआ, द्रव्य, ऊर्जा और उनके बीच जो अनोन्य अभिक्रिया हो रही है वो क्या कहलाता है, फिजिक्स। अब जो फिजिक्स है यानी भौतिकी, उसको दो भागों में हम बांट के पढ़ते हैं। पहला है क्लासिकल और दूसरा है मॉडर्न। क्लासिकल का मतलब होता है, पहला हो गया क्लासिकल, दूसरा हो गया मॉडर्न। क्लासिकल का मतलब होता है आदम जमाने यानी पुराने जमाने का जो भौतिकी है वो आता है किसके अंतर्गत, क्लासिकल के अंतर्गत आता है। क्लासिकल मतलब हम सुनते हैं ना क्लासिकल सॉन्ग यानी पुराने जमाने के गाने, तो क्लासिकल का मतलब हो गया आदम जमाने का यानी पुराने जमाने का फिजिक्स। अब पुराने जमाने का फिजिक्स के जो जनक हैं, ध्यान दीजिएगा, पूछते हैं लोग कि फिजिक्स के जनक कौन है, फिजिक्स के पिता कौन है, तो पुराने जमाने का जो फिजिक्स है उसके जनक हैं न्यूटन बाबा। न्यूटन बाबा से आप परिचित हैं, जिन्होंने क्या किया था, गुरुत्वीय बल का खोज किया था, बड़ा अच्छा इनका कहानी भी है, आप जानिएगा। तो जो क्लासिकल फिजिक्स है उनके जनक हो गए न्यूटन बाबा, और ये कब से पढ़ी जाती है, तो ध्यान देना कि सन 1900 के पहले जो फिजिक्स था या जो फिजिक्स विकसित हुआ था, सन 1900 के पहले जो फिजिक्स था, जो वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था, वो फिजिक्स हम पढ़ते हैं किसके अंतर्गत, तो क्लासिकल के अंतर्गत, जिसके जनक कौन है, न्यूटन बाबा। चलिए, और जो 1900 के बाद का फिजिक्स है वो आता है मॉडर्न के अंतर्गत। इसके जनक हैं आइंस्टीन जी, अल्बर्ट आइंस्टीन है इनके जनक। जो सन 1900 के बाद का जो फिजिक्स आया उसके जनक हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक। चलिए, तो क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत जो चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, जो आर्टिकल पढ़ेंगे, उसकी थोड़ा सा चर्चा कर लें। तो क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत हम पढ़ेंगे यांत्रिकी। यांत्रिकी मतलब कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, गति हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, ये जो है यांत्रिकी के अंतर्गत आएगा। उसके बाद क्लासिकल के अंतर्गत दूसरा आर्टिकल है प्रकाशिकी, जिसमें हम पढ़ेंगे परावर्तन, अपवर्तन, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं इसमें। उसके बाद है तीसरा ध्वनि और तरंग गति, और है चौथा है ऊष्मा व ऊष्मा गतिकी, और पांचवा है विद्युत चुंबक। यानी ये जो 5 आर्टिकल्स हैं ये हम पढ़ेंगे क्लासिकल के थ्रू, क्लासिकल फिजिक्स के थ्रू। और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, परमाणु भौतिकी। पहला है परमाणु भौतिकी, हम परमाणु के बारे में, संरचना के बारे में, उसकी ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है नाभिकीय भौतिकी, दूसरा पॉइंट इसके अंतर्गत आता है नाभिकीय भौतिकी। और तीसरा आता है क्वांटम यांत्रिकी, और चौथा आता है आपेक्षिकता का सिद्धांत तथा विश्व विज्ञान व अंतरिक्ष अधिवेशन। तो ये हम जान चुके कि फिजिक्स को पढ़ना कैसे है। चलिए, कुछ पॉइंट्स हैं, हम व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, उसको समझते हैं। चलिए, धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, आज कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान शुरू किया जा रहा है। तो भौतिक विज्ञान शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजों का अध्ययन करेंगे। जैसे हमने पहला पॉइंट लिया है गति। गति क्या है, यानी मोशन क्या है, कैसे जानेंगे कि कोई वस्तु गतिमान है या फिर रुकी हुई है, या गति का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो देखिए, अगर कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है, उसके स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। किसमें, स्थिति में। मान लीजिए यहां पर कोई व्यक्ति है पॉइंट ए पर, कुछ समय पश्चात अगर इसकी स्थिति बदल के बी हो जाए तो हम कहेंगे कि यह व्यक्ति गतिमान है।
यानी इसमें गति है। अगर हम क्या करें, समय के साथ देखिए कि जो व्यक्ति ए पर था कुछ समय के पश्चात ए पर ही है, तो हम कहेंगे ये गतिमान नहीं है, यानी इसमें गति नहीं है। अगर समय के साथ यह पॉइंट ए से इसकी स्थिति पॉइंट बी बन जाता है, तो हम कहेंगे वस्तु गतिमान है या फिर यह किसी व्यक्ति में गति। दूसरा पॉइंट है विराम। विराम का मतलब होता है रुका होना, यानी रेस्ट में होना। तो इसका परिभाषा क्या होगा कि हम कब कहेंगे कि कोई वस्तु या व्यक्ति विराम में है, तो हम तब कहेंगे जब वस्तु का या व्यक्ति का समय के साथ स्थिति न बदले। मतलब कोई व्यक्ति है जो पॉइंट ए पर है, कुछ समय पश्चात हम देखें अभी भी ये पॉइंट ए पर है, फिर हमने देखा ये पॉइंट ए पे ही है, तो समय के साथ अगर इसकी स्थिति नहीं बदल रही है तो हम कहेंगे यह व्यक्ति या वस्तु किस पर है, रेस्ट पर है, यानी विराम में है। अगला पॉइंट है गति की सापेक्षता। तो देखिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम किसी वस्तु की गति का अलग अलग विवेचना देते हैं। जैसे हम कहें कि बस में बैठे हैं हम लोग किस पे बैठे हैं, तो बस में बैठे हैं। यहाँ पे दो व्यक्ति हैं और सामने वाले सीट पर एक है, एक उसके सामने वाले सीट पे। पहला व्यक्ति ए है और दूसरा यदि बी है, तो अगर बस जो है कि मूव कर रही है, बस मूव कर रही है, तो ए वाला व्यक्ति बी से पूछे देखे कि यह गति कर रहा है कि नहीं, तो ए वाला बताएगा कि बी गतिमान नहीं है, क्योंकि बस तो गतिमान है लेकिन बी गतिमान नहीं। किसके सापेक्ष? ए के, क्योंकि इन दोनों के सीटों के बीच की दूरी अभी भी वही बनी हुई है, मतलब इनकी स्थिति नहीं बदल रही। लेकिन बाहर कोई खड़ा व्यक्ति हो सी, इससे पूछा जाए कि आप जरा बताइए कि ए और बी गतिमान है कि रेस्ट पर है, विराम में, तो सी वाला कहेगा कि हाँ ये दोनों ही गतिमान है एक ही चाल से। सी वाला क्या कहेगा? दोनों ही गतिमान है। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग गति का अनुमान मिलेगा। यहीं पर ये वाला बोल रहा है कि बी नहीं मूव कर रहा है, इसमें गति नहीं है, और सी वाला बोल रहा है इसमें गति है। क्योंकि ए और बी एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, तो इनको यह लग रहा है कि हम दोनों का गति नहीं हो रहा है। जो सी जो कि अर्थ पर है, बस में नहीं है, रेस्ट पर है, वो क्या बता रहा है आपको कि ए और बी दोनों ही गतिमान। तो यह सापेक्षिक क्या कहलाता है? गति का सापेक्षता। चलिए आगे बढ़ते हैं। गति के प्रकार। देखिए गति के तो बहुत सारे प्रकार हैं। धीरे धीरे जैसे हम सिलेबस में जाएंगे हम गति के प्रकार को पढ़ेंगे। हमने अब तक जो अध्ययन किया है उसके हिसाब से मैं बस रिवीजन का एक जरिया बना रहा हूं इसको। जैसे पहला है सरल रेखीय गति। सबको पता होगा सरल रेखीय गति क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन क्या है। तो अगर कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है, अगर कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो उसका गति क्या कहलाएगा? सरल रेखीय। मतलब उसका पथ कैसा हो? सीधा। जैसे बस एक सीधी सड़क पे दौड़ रही है, इस बस का जो गति होगा सरल रेखीय होगा। यानी स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसका गति क्या हो जाएगा? सरल रेखीय हो जाएगा। अगला है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या है? अगर कोई कण, पिंड या वस्तु किसी वृत्त के परिधि के अनुरूप गति करे, यानी किसी वृत्त के परिधि के अनुदिश गति करे, तो वह गति क्या कहलाएगी? वृत्तीय गति कहलाएगी।
जैसे हम क्या करें, एक पत्थर को रस्सी में बांध के और ऐसे मूव कराएं, उस पत्थर का जो गति होगा वो क्या हो जाएगा, वृत्तीय गति हो जाएगा। ठीक, वृत्तीय गति क्या है, यानी कि कोई अगर कण है, पिंड है या वस्तु है, वृत्त के परिधि पर चले तो उसका गति क्या होगा, वृत्तीय गति होगा। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, एक रस्सी में एक छोर पे आप पत्थर बांध दीजिए और दूसरे छोर को हाथ से पकड़ के मूव कराइए, तो जो आप गति कराओगे पत्थर की या पिंड की, उसकी गति कैसी होगी, वृत्तीय गति। अगला है दोलनीय गति। दोलनीय गति क्या है, तो किसी वस्तु या पिंड की ऐसी गति जो एक निश्चित बिंदु के दोनों ओर सरल रेखीय हो। जैसे आप घड़ी में देखते हो पेंडुलम, आप घड़ी में देखते हो पेंडुलम जो अपने माध्य के दोनों ओर सरल रेखीय गति करता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। सारे जो गति आपको दिख रहा है, वृत्तीय गति, दोलनीय गति, अपने आप में एक चैप्टर है, न कि एक हेडिंग है। आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे आगे चल के। इसके आगे है एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। एक समान गति क्या है, तो अगर कोई वस्तु ऐसी गति करे जिसमें अगर हम टाइम को बांट दें, जैसे 2-2 मिनट का अगर समय लें और देखें कि वो कितनी दूरी तय कर रही है, तो मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, हमने देखा 2 मिनट पे उसने पहले 2 मिनट पे 5 मीटर तय किया दूरी, अगले 2 मिनट पे फिर 5 तय किया, फिर अगले 2 मिनट पे फिर 5 तय किया। तो हमारे कहने का मतलब है कि एक समान समय अंतराल में अगर कोई वस्तु एक समान दूरी तय करती है तो उसका गति कैसा है, एक समान गति, या फिर कहें जिसमें क्या हो, चाल फिक्स हो जाए। एक समान गति क्या है, तो अगर कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में समान दूरी तय करे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, 2 मिनट में 5 मीटर चला, फिर अगले 2 मिनट में 5 मीटर चला, फिर अगले मिनट में 5 मीटर चला, तो उस वस्तु का, उस पिंड का आप गति क्या बोल सकते हो, एक समान गति बोल सकते हो। अगला है असमान, इसी का विपरीत है। असमान में क्या हो जाएगा भाई, एक निश्चित समय ले लो आप और उसमें देखो पिंड कितना कितना दूरी तय कर रहा है। तो अगर ये जो 5 आ रहा था, अगर ये चेंज हो गया है, जैसे यहाँ 5 आया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 8 हो गया, अगर ऐसा होता है तो वह गति असमान गति कहलाएगी। मतलब एक निश्चित समय अंतराल में जो दूरी तय कर रहा है कोई पिंड अलग अलग कर रहा है, तो उसकी गति असमान गति पर। अगला है राशियां। ये भी हमारा एक चैप्टर ही है, हम उसको विशेष तौर पे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो थोड़ा सा जान लेते हैं हम, जो पहले से जानकारी है उसको ताजा कर लें। तो राशियां देखिए 2 प्रकार की होती है, एक अदिश राशि, दूसरा सदिश राशि। इसके नाम में ही इसका परिभाषा छुपा हुआ है। अदिश यानी जिसमें दिशा का ज्ञान ना हो, सदिश यानी जिसमें दिशा का ज्ञान हो। देखिए जितनी भी भौतिक राशियां हैं उनको प्रेजेंट करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, साथ साथ में कुछ की दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो दिशा और परिमाण की आवश्यकता के अनुसार इनको 2 भागों में बांटा गया है। इनके 2 प्रकार हैं, एक अदिश है, दूसरा सदिश। तो भाई पहला है अदिश। अदिश राशियां क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज। तो ऐसी राशियां जिनको प्रस्तुत करने के लिए केवल केवल परिमाण की यानी केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, वो कहलाती है अदिश राशि। यानी जिसमें दिशा नहीं चाहिए वह राशियां क्या कहलाती है, अदिश राशियां। यानी केवल इनको क्या चाहिए, परिमाण, मैग्नीट्यूड चाहिए और हमें दिशा नहीं चाहिए, तो वो क्या कहलाएंगी, अदिश राशि। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए अदिश राशियों का एग्जांपल, जैसे समय, सबसे अच्छा एग्जांपल है समय।
समय एक अदिश राशि है। जैसे कोई कहता है कि भाई कितना बज रहा है, तो आप बताते हो 10 बज रहा है, 10:05 हो रहे हैं, 12 बज रहा है, 2 बज रहा है, आप जवाब देते हो। लेकिन ये नहीं पूछता अगला कि किस दिशा में 10 बज रहा है, किस दिशा में 12 बज रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि समय को दिशा की आवश्यकता नहीं है, केवल परिमाण, यानी जो 12 बोल रहे हो 12 बज रहा है, ये केवल परिमाण की आवश्यकता है, दिशा की नहीं। ऐसी बहुत सारी राशियां हैं, हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला है सदिश राशियां। तो ऐसी राशियां सदिश जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़े, यानी परिमाण के साथ साथ क्या चीज को, तो दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है इसको प्रकट करने के लिए। किसको? सदिश राशियों को। यानी ऐसी राशियां जिनको प्रकट करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो राशियां क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां, यानी वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हम क्या ले सकते हैं? मैं एक ही एग्जाम्पल ले रहा हूं, अच्छे से समझना आपको। जैसे बल है, बल फोर्स, कोई कहे मैं 100 न्यूटन का बल लगाया, तो अगला जरूर पूछेगा कहाँ लगाए हो, किस दिशा में लगाया। यानी जो बल लगा रहे हो उसको प्रेजेंट करने के लिए आपको दिशा की आवश्यकता है, वस्तु की आवश्यकता है, किस दिशा में लगा रहे हो उसकी आवश्यकता है। ये नहीं कि आपने 10 न्यूटन का बल लगा दिया तो अगला जरूर पूछेगा कहाँ लगा दिया, किस दिशा में लगा दिया। तो बल क्या हो गया? सदिश राशि हो गया। बहुत सारी सदिश राशियां हैं, हम अगले दिन वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद है मूल बिंदु। हर एक पॉइंट ध्यान से देखना है, ये बेसिकली हमें पता होना चाहिए, 9th में भी पढ़े होंगे आप लोग। मूल बिंदु यानी रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या है? देखिए, किसी भी वस्तु की स्थिति को ही प्रकट करना है तो हम कोई रेफरेंस मान के करेंगे। अब ये नहीं कि भाई जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो 2 किलोमीटर दूर है, तो एक प्रश्न उठता है किससे 2 किलोमीटर दूर है? भाई प्रश्न उठता है किससे 2 किलोमीटर दूर है, तो आप कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट दोगे कि हमसे दूर है, या फिर कोई जगह है अकटाहा वहां से दूर है, कोई जगह है पथरदेवा वहां से 2 किलोमीटर दूर है। तो ये जो आप अकटाहा या पथरदेवा नाम शब्द दे रहे हो वो क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट हो गया। क्या हो गया? रेफरेंस। यानी किसी भी व्यक्ति की स्थिति बताना है तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो उसकी स्थिति नहीं बता पाओगे। तो जो रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ? तो वही जो आप कह रहे हो कि पथरदेवा से 2 किलोमीटर दूर है, अकटाहा से 2 किलोमीटर दूर है, तो अकटाहा और पथरदेवा जो शब्द आप यूज कर रहे हैं वो क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। तो हम इसको किस पे ग्राफिकली अगर यूज करें तो कैसे यूज करेंगे? तो हम लोग पढ़ते हैं एक्सिस। यहां पे होता है एक्स और एक्स डैश, ये वाई और वाई डैश, और यहाँ पे जो दोनों एक्सिस यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर परपेंडिकुलर होके कट करती हैं वो पॉइंट कहलाता है ओरिजिन। ठीक है, यही ओरिजिन क्या होता है? मूल बिंदु बनता है 0,0। यही क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट होता है। जैसे कोई पॉइंट हम ले 2,3, तो इसका रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? 0,0। यानी यहां से पॉइंट की स्थिति है 2,3। कहां से? मूल बिंदु से, ओरिजिन से, यानी 0,0। तो आप समझ गए होंगे कि मूल बिंदु या रेफरेंस पॉइंट है क्या। तो भाई किसी भी वस्तु की गति को या स्थिति को आप प्रकट करना चाहते हो तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता होती है, जो यह बताता है कि वस्तु की स्थिति उस बिंदु के सापेक्ष कहां पे है। चलिए अगला पॉइंट है दूरी, डिस्टेंस। भाई हम कहते हैं 2 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, 4 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, आखिर ये दूरी है क्या? तो मैं बताता हूं दूरी क्या है। कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है, गतिमान है, तो अगर हम कोई पॉइंट ले लें यहां से ए से, और ये पहुंच गया बी से, बी पर, बी से पहुंच गया सी पे, और सी से पहुंच गया डी पे, तो कोई कहे कि कितना दूरी तय किया, तो अगर ये 2 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है और ये 5 किलोमीटर है, तो आप क्या जवाब दोगे? तो आप क्या करोगे? पूरे रास्ते की
जो लेंथ है उसको माप लोगे तो 2 + 3 5 5 10, यानी इसका जो डिस्टेंस हुआ यानी दूरी हुआ वो क्या हो गया 3 किलोमीटर। तो क्या समझे इससे? तो हम समझे कि दूरी क्या है, किसी गतिमान वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय की गई रास्ते की कुल लेंथ यानी कि कुल लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। फिर से आप देखेंगे एक बात, कोई व्यक्ति है जो पॉइंट ए पर है, ए से पहुंचा बी पर, बी से पहुंचा सी पर, सी से पहुंचा डी पर और डी से पहुंचा ई पर। अगर यह 1 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है और ये 6 किलोमीटर है, तो कोई पूछे कि जो व्यक्ति ए से चला था और पहुंचा था ई पर, उसके द्वारा तय दूरी क्या होगा, तो आप क्या करते हो, आप जो भी दूरियां हैं, जो भी ये किलोमीटर्स हैं, उनको ऐड कर देते हो। कितना हो जाएगा जी, 1 किलोमीटर ए से बी से सी 3 किलोमीटर और सी से डी 4 किलोमीटर और डी से ई 6 किलोमीटर। आप इसको ऐड करोगे तो 6 4 10, 10 4 14 किलोमीटर हो जाएगा। तो आप बोलते हो 14 किलोमीटर। तो इसी में ध्यान देना आपको, यहीं से आपको दूरी का परिभाषा मिल जाएगा। कोई व्यक्ति या वस्तु, जो भी आप गतिमान वस्तु है या व्यक्ति है, उसके द्वारा जो रास्ते की तय की गई लंबाई है, लेंथ है, वही क्या कहलाएगा, दूरी का। यानी किसी गतिमान वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय की गई रास्ते की कुल लंबाई क्या कहलाती है, दूरी यानी डिस्टेंस कहलाती है। अगला पॉइंट है विस्थापन। विस्थापन क्या है, तो देखिए विस्थापन भी दूरी का एक अंग है। थोड़ा सा इसको समझना आपको ध्यान से, क्या अंतर इसमें। जैसे कोई व्यक्ति है, ए से पहुंचा है बी पे, ए से कहां पहुंचा है, बी से, इसकी लेंथ 5 किलोमीटर है और बी से ए पहुंच गया कहां, सी पे, सी की जो लेंथ है बी से सी की वो 8 किलोमीटर। कोई पूछे कि भाई इस व्यक्ति के द्वारा ए से बी, बी से सी तक की दूरी क्या होगी, तो आप बड़े आसानी से कहोगे रास्ते की कुल लंबाई, दूरी हो जाएगी सर। तो कितना हो गया, 8 5 13। तो यहां से जो डिस्टेंस का मान आएगा वो 13 किलोमीटर हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो विस्थापन क्या होगा, तो 8 5 13 किलोमीटर विस्थापन नहीं होगा, क्या होगा, तो विस्थापन जो होता है वो क्या होता है, किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच जो न्यूनतम दूरी होता है वो विस्थापन होता है। तो बताइए न्यूनतम दूरी हम देखें तो यह न्यूनतम दूरी के श्रेणी में आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। और हमें फिगर से दिख रहा है कि ये 5 है, ये 8 है, उन दोनों से ये कुछ ना कुछ कम होने वाला है। हो सकता है 6 किलोमीटर हो, लेकिन यार 13 किलोमीटर से तो कम होगा ही, कंफर्म है। यानी विस्थापन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 किलोमीटर हो गया। ये लेंथ माप लेंगे, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 13 से तो कम होने वाला है, तो 6 किलोमीटर हो गया। तो विस्थापन क्या है, किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का जो न्यूनतम दूरी है वो क्या है, विस्थापन। यानी कोई व्यक्ति कैसे जा रहा है, टेढ़े मेढ़े रास्ते जा रहा है, गोल गोल घूम के जा रहा है, उससे मतलब नहीं है वो शुरू में कहाँ था और लास्ट में कहाँ पहुंचा है, ये मतलब रखता है विस्थापन। तो यहाँ पर देख रहे हैं जिग जैग यहाँ पे पाथ बना हुआ है, तो देख रहे हो दूरी बहुत काफी ज्यादा होगा, बट विस्थापन की बात करें तो काफी कम होगा दूरी के मामले में। तो विस्थापन क्या हो गया, किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है विस्थापन। अब देखिए दूरी हमेशा धनात्मक होता है, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। कैसे शून्य हो जाएगा आप देखेंगे, मैंने कहा कि दूरी सदैव धनात्मक होता है, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, बट विस्थापन जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। जैसे मैं कहूं कोई व्यक्ति ए है, कोई व्यक्ति है जो पॉइंट ए से बी पहुंचा, बी से सी पहुंचा, फिर सी से ए पर पहुंच गया। तो आप यहाँ
अगर कहें 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, सॉरी 3 किलोमीटर ये भी हो गया, तो मैं कहूं कि इस पूरे जर्नी में इस व्यक्ति के द्वारा कितना डिस्टेंस यानी दूरी तय किया गया है, तो आप बोलोगे 3 to 5 और 3 to 5 3 8 किलोमीटर। आप कहोगे क्या 8 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की बात होगी, तब आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे सर व्यक्ति शुरू में यहीं पर था और अंत में भी यहीं पर आया है, यानी इसका विस्थापन क्या हो जाएगा 0 किलोमीटर। तो आप देख पा रहे हो कि विस्थापन भी 0 हो सकता है। चलिए आगे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, अपने सिलेबस का कोई हम चैप्टर उठाएंगे। तब तक के लिए इंतजार करिए, और जो भी आप पुराने 9th के चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज करिए। धन्यवाद।